चलिए ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न आपका 2013 का है। इसके पहले 2011 और 2012 दोनों साल का करवा चुके हैं और ये है 2013 का फर्स्ट सिटिंग का। टेंथ क्लास। अभी तुम लोग नया नया है, अच्छा से एकदम ध्यान से मन लगा कर पढ़ो, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन बोला बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालना है, कितना होगा। तो इसके लिए दूरी का सूत्र लगता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका होता है रूट। आपको अगर सिंपल सा ऑब्जेक्टिव निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दो बिंदु है इसके बीच की दूरी निकालना है तो पहले रूट चढ़ाइए और देखिए पहलौका में से घटा दीजिए, मतलब 2 माइनस 4 करिए चाहे 4 माइनस 2 करिए, तो 4 माइनस 2 कर देते हैं। इसका होल स्क्वायर करना है, फिर प्लस अब लास्ट वाला 1 माइनस 3 या तो 3 माइनस 1 किसी को भी कर दीजिएगा, बात बराबर है क्योंकि स्क्वायर है तो आएगा सेम। 3 माइनस 1 कर देते हैं इसको और इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 दूनी के 4 और ये भी 2 का स्क्वायर है तो 4, तो जोड़ के आएगा कितना 4 और 4 8, 4 और 4 8 हो गया। अब 8 को बोलिए ध्यान से 4 गुना 2 कह सकते हैं, 4 दूनी के 8। अब 4 का अगर अंदर में 4 है तो ये बाहर आएगा कितना 2 और ये 2 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 2 का नहीं वर्गमूल होता है तो ये रूट में ही रहेगा, तो 2 रूट 2 इकाई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये भी निर्देशांक ज्यामिति से ही पूछा है क्वेश्चन। करे किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन पिछले बार भी करवाए हैं, याद रहना चाहिए। y अक्ष से दूरी बोला तो x अक्ष होगा, x अक्ष से कहेगा दूरी तो फिर y अक्ष होगा। मतलब अगर आपसे पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी तो क्या होगा y अक्ष। अगर आपसे पूछे y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी तब आएगा x अक्ष। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो आंसर y अक्ष होगा और y अक्ष से पूछेगा तो x अक्ष होगा, जस्ट उल्टा होता है। अब देखिए y अक्ष है तो y अक्ष का 2-3 नाम है। ये होता है x अक्ष और ये होता है पूरा y अक्ष। x अक्ष को हम लोग भुज भी कहते हैं, y अक्ष को कोटि भी कहा जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी इसका मतलब x अक्ष होगा, क्या होगा x अक्ष होगा। अब ऑप्शन में देखो x अक्ष लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, x निर्देशांक लिखा हुआ है, तो ये भी वही बात है, x अक्ष कहे या तो x निर्देशांक कहे, तो ये भी क्या है वही चीज़ है। तो याद रहेगा x अक्ष से दूरी तो आंसर होगा y अक्ष, या तो फिर कोटि कह सकते हैं। और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x अक्ष या तो उसी को x अक्ष या तो उसी को भुज कहेंगे या तो x निर्देशांक कहेंगे, ये क्या है सेम चीज़ है। अगला प्रश्न देखो 3 नंबर, 10 ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए और समझ में भी अच्छा से आना चाहिए पूरा। करा है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। 2 त्रिभुज है, समरूप है, दोनों क्या है समरूप है और क्षेत्रफल का अनुपात दिया
नहीं भुजा का अनुपात दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इसका एक भुजा है 4, तो इसका एक भुजा है कितना 9। 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, अगर दो त्रिभुज समरूप हों, दो त्रिभुज क्या हों समरूप हों, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे ये है ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी ई एफ, ये दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात कोई सा भी दो भुजा के बटा करके स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई का स्क्वायर, या तो कह सकते हैं बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर, या कह सकते हैं ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर। मतलब कोई सा भी अगर दो भुजा मालूम है तो उसके बटा का स्क्वायर कर दीजिए, तो सिंपल सा है। इसको तो डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं कि अगर दो समरूप त्रिभुजों की भुजा दिया और क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर करके निकालेंगे, और अगर क्षेत्रफल देगा और भुजा पूछेगा तो रूट करके निकालेंगे। तो ये 4 है, ये 9 है, तो 4/9 करके स्क्वायर कर दो। तो 4/9 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और बटा 9 नमा 81, तो आएगा आंसर 16:81। 16:81 ऑप्शन नंबर सी। तो याद रहेगा, ये थ्योरी है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है आपस में और भुजा का अनुपात दिया तो क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर, और अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया और भुजा निकालना है तो उसका रूट। कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर कितना 4, देखो आ रहा है समझ में कि नहीं, ये बोलिए। अगर थोड़ा बहुत भी चैप्टर सब पढ़ा हुआ है तो ये सब पूरा समझ में आएगा, क्योंकि सब चैप्टर से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है √2 है एक कौन सी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, प्रकृत संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको p/q में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको p/q में नहीं लिख सकते हैं, जिसको p/q में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या कौन हो जाता है, गिनती वाला संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 ... अनंत तक। तो ये प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, √2 प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए, जिसका रूट निकल जाता है वो हो जाता है परिमेय संख्या, लेकिन √2 जो है 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो नहीं निकलेगा। अगर यही रहता कितना, √1, √4, √9, √16, √25, √36, तो इस सब का वर्गमूल हो रहा है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का हो जाएगा 2, 9 का हो जाएगा 3, 16 का हो जाएगा 4, 25 का 5, 36 का 6। तो ये सब जो है वर्गमूल वाला संख्या है, तो अगर ये सब रूट में देगा तब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, √11, √12, ये सब संख्या जितना भी है सब क्या है, अपरिमेय है। तो √2 है एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक क्वेश्चन और भी इसमें बताए थे कि अगर आपसे पूछे पाई कौन सी संख्या है तो अपरिमेय। पाई का मान होता है 22/7, अगर वो पूछेगा तो परिमेय संख्या। पाई का मान होता है 3.14, वो भी कहेगा तो परिमेय संख्या। तो याद रहेगा ये सब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर
5। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अगर दो परिमेय संख्या है मतलब इधर भी परिमेय है और इधर भी परिमेय है, दो परिमेय संख्या के बीच में अगर आपसे पूछेगा कितना परिमेय संख्या होगा तो आंसर क्या होगा? अनंत। मतलब दो परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होगा ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, जितना निकालिएगा उतना निकलते जाएगा, 10, 20, 50, 100, लाखों तक निकल सकता है। तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा? अनंत होगा। अगर आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछे कि दो परिमेय संख्या है उसके बीच कितना अपरिमेय होगा, क्या पूछेगा? कितना अपरिमेय होगा, तो ई भी क्या होगा? अनंत होगा। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या है, अब इसके बीच में कितना अपरिमेय होगा, इसके बीच में कितना अपरिमेय होगा, तो ई भी अनंत होगा। अगर आपसे पूछे कि दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय होगा तो भी अनंत होगा, तो भी क्या होगा? अनंत। तो ऐसा सवाल जब भी पूछे कि दो परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय होगा, कितना अपरिमेय होगा, तो आंसर डायरेक्ट मारिए क्या? अनंत। क्या होगा? अनंत होगा। अब ये पांचों समझ में आ गया है पूरा अच्छा से? ध्यान से देखिएगा, खुद से करिएगा, क्वेश्चन बैंक सामने रख करके इसको देखिए और क्वेश्चन मिला करके आंसर सब चीज़ अच्छा से करिए और उसके बाद अपने से फिर बनाइए। एक बार पहले देख लेना अच्छा से और देखने के बाद फिर खुद से बनाना है, तब होगा। ऐसा नहीं कि खाली जो है मूवी के जैसा देख लिए बंद करके नहीं और फिर जो है इधर से उधर चल पड़े, तो वैसे समझ में नहीं आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। आवाज़ सब सही से जा रहा है? इसीलिए पूछना पड़ता है क्योंकि इधर समझ ही में नहीं आता है कि आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बाद में जब देखते हैं तब पता चलता है, कभी कभी बाहर का आवाज़ आ जाता है। तो इसलिए ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इधर उधर का भी आवाज़ आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पे जो है विशेष ध्यान रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसे करके चतुर्थघात बहुपद सब होता है। पावर के हिसाब से होता है, जिसका पावर 1 रहेगा उसको एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका पावर 2 रहेगा उसको द्विघातीय बहुपद, जिसका पावर 3 रहेगा उसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो कह रहे हैं इसमें कौन रेखीय बहुपद है, मतलब पावर 1 देखना है। तो जैसे देखिए 2x - 5 ये लिखा ना, तो x का पावर यहाँ पे कितना होगा? कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो इसलिए ये कौन सा बहुपद हो गया? रेखीय बहुपद। रेखीय मतलब होता है घात कितना? 1 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए? 1। और देखिए यहीं पर घात 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी को भी देखिए, x² + 1/x + 3 ये बहुपद है कि नहीं है, पहले ये दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि पावर 2 है तो इसका मतलब तो घातीय हो गया। यहाँ पर x क्या है? बटा में है। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर -1 होगा, और जिसका पावर माइनस में हो गया वो बहुपद होता ही नहीं है। तो इसलिए ये कोई सा भी बहुपद नहीं है। ऐसा नहीं कि पावर 2 है तो द्विघातीय हो गया, ये बहुपद नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता ऑप्शन सेम देता, लेकिन कहता है इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो आंसर होता कौन? बी, ये बहुपद नहीं है। अगला देखिए, इस सबका पावर जो है ये पावर 3 है, ये 2 है, ये कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन सब प्लस में है। तो सबसे बड़ा पावर कितना है? इसमें 3 है। पावर सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ पर देखिए पावर कितना है? 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया। तो इस सब को भी, बाकी ऑप्शन को समझिए। ऐसा नहीं कि जो आंसर है खाली उसी को टिक करके निकल गए हैं, बाकी के बारे में भी समझिए कि ये जो है अगर दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछता तो कौन सा आंसर होता है इसका। तो पूरा डिटेल से पूरा ऑप्शन को अगर अच्छा से समझ जाते हैं, अगर उसको ध्यान से और भी पॉइंट को समझते जाते हैं तो अच्छा रहेगा बनाना। और भी इधर उधर थोड़ा घुमा करके अगर क्वेश्चन दिया तो बनेगा, नहीं तो खाली बस रट लिया क्वेश्चन और उसका ऑप्शन, तो फिर उसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। अगर थोड़ा सा भी घुमा करके थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो मुंह जो है बैले रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला कटोरी जैसा रहता है,
अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, ये हो गया इसका त्रिज्या। अर्धगोला का अगर आपसे केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब यहाँ से खाली इसका कटोरा का पेंदी ये सब पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πr²। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तब पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक, संपूर्ण बोला तो यहाँ से यहाँ और फिर इसका ऊपरा का खोपड़िया भी होता है, ये दोनों मिला दिया जाता है तो ये वाला क्षेत्रफल अलग से होता है πr² और ये वाला क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πr² और 1πr², तो कितना हो गया 3πr²। याद रहेगा। अर्धगोला का अगर संपूर्ण बोला मतलब पूरा पूरी तब ये हो गया 3πr², और खाली बोलता है यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल तब हो जाता है 2πr²। तो ये 2πr² क्या है, अर्धगोला का ही है लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये 3πr² संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इधर जो देख रहा है πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का। और ये 4πr² ये होता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। और गोला का संपूर्ण भी बोलेगा तो इसका दोनों सेम होता है 4πr²। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या संपूर्ण कहे तो 4πr², लेकिन अर्धगोला का अगर पृष्ठीय कहेगा तो 2πr², संपूर्ण कहेगा तो 3πr²। तो अर्धगोला में थोड़ा ध्यान रखना है, गोला में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, वृत्त से क्वेश्चन दिया है, एकदम आसान सा है। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं लेकिन सबको चेक करना पड़ेगा, और एक है डायरेक्ट क्वेश्चन से बना करके ऑप्शन निकालिए। जैसे क्वेश्चन बोला 44 मीटर परिधि वाले एक वृत्त है, इसका परिधि कितना है 44 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि ये कितना दिया 44 मीटर दिया हुआ है। वृत्त की परिधि पहले से दे रखा है कितना 44 मीटर, त्रिज्या पूछा तो पहले परिधि हो गया 44 मीटर, परिधि का फॉर्मूला लगाइए। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो इसको लिख सकते हैं बराबर में 44। 2 का 2 लिखो, पाई का मान 22/7 लिखो और r का r रहने दो। पाई का मान कितना होता है 22/7, और यहाँ r का r हो गया, निकालना है इसको। अब बराबर हो गया कितना 44। ये देखिए 22 दूनी के 44, 44 r हो जाएगा, 22 दूनी के 44 r हो गया ऊपर में, नीचे में हो गया 7, बराबर हो गया इधर 44 बटा में 1 करके क्रॉस कर दो गुना, तो 1 गुना इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 44r बराबर इधर हो जाएगा कितना 44 गुने 7, गुना नहीं करो ऐसा ही लिख करके छोड़ देना है। तो ये हो गया इधर 44 गुना 7, r निकालना है तो r बराबर ये 44 कहाँ जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा 44 गुने 7, अब बट्टा में ये आ जाएगा 44, 44 से 44 गया, 44 से 44 उड़ जाएगा, तो ये r बराबर कितना बच गया 7, r का मान हो गया 7। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और देखिए क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, लेकिन कभी कभी यहाँ जो है आपको 22 दे देगा, कभी जो है 44 दे देगा, कभी जो है 14 दे देगा, तो इस तरह से चेंज करके आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन का टाइप समझिए, सेम टू सेम क्वेश्चन को रटने का प्रयास नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 9 कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचन का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा तब अच्छा से समझ में आएगा। द्विघात समीकरण, इसका जो रूप होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण। ये किसका रूप है, द्विघात समीकरण का है। इसका विवेचक देखिए, एक होता है इसका विवेचक या इसी को कहते हैं विविक्तर, विवेचक या
विविक्तर कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में डी बोलते हैं, विवेचक या विविक्तर मतलब डी। तो डी जो है, डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तर डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। लेकिन इसमें 3 कंडीशन होता है, तीनों को समझिए, उसके बाद देखिए ये अपने आप बनेगा। अगर d का मान 0 के बराबर हो, d का मान क्या हो, 0 के बराबर हो, तब वास्तविक हल होता है, वास्तविक और समान हल होता है। देखिए द्विघात समीकरण है तो आंसर 2 गो आएगा, तो दोनों जो आंसर निकलेगा बराबर निकलेगा। अगर एक गो आया x का मान √2 तो दूसरा भी आएगा √2, एक आया √3 तो दूसरा भी आएगा √3। मतलब अगर d का मान 0 है तो आंसर बराबर निकलेगा दोनों और वास्तविक निकलेगा। और अगर d का मान 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है, तब वास्तविक होगा और भिन्न होगा या असमान कह सकते हैं। मतलब आंसर जो है 2 गो आएगा लेकिन दोनों अलग अलग आंसर होगा, दोनों आंसर सेम नहीं होगा। अगर 0 से बड़ा है तो ये हो जाएगा क्या, वास्तविक और भिन्न, या तो कह सकते हैं असमान। और अगर d का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब d का मान निकाला और अगर माइनस में आ गया, -1, -5, -10, तो 0 से अगर d का मान छोटा आया तब जो है ये कोई हल नहीं होता है, मतलब इसका मान निकलता नहीं, इसका आंसर ही नहीं निकालना है। फिर ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो याद रहेगा तीनों पॉइंट। अगर d का मान 0 के बराबर तब उसको कहेंगे वास्तविक और समान, d का मान 0 से बड़ा तो वास्तविक और भिन्न या वास्तविक और असमान, और d का मान 0 से छोटा तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई आंसर ही नहीं निकालना है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि अगर विवेचक का मान यानी d का मान 0 से बड़ा हो, अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो वास्तविक और भिन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आया समझ में। तो ये पहले तीनों पॉइंट याद करके रखना है, तभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा। और सिंपल सा है, d का अगर मान 0 हो गया तो आंसर 2 आएगा और दोनों बराबर रहेगा। अगर d का मान 0 से बड़ा निकला तो 2 आंसर आएगा, दोनों अलग अलग रहेगा, मतलब भिन्न रहेगा, असमान रहेगा। और अगर d का मान 0 से छोटा आया, माइनस में आया, तब उसका हल निकालना ही नहीं है, उसका मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई दिक्कत। और कभी कभी तो क्वेश्चन आपसे d बराबर यानी विवेचक और विविक्तर का फॉर्मूला पूछेगा, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो ध्यान से, कह रहा है 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर है, किसके बराबर होगा, तो 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा। देखिए त्रिकोणमिति से पूछा है, क्या दोनों जगह 9 9 है तो हम लोग 9 कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब बाहर ले सकते हैं कि नहीं इसको, दोनों जगह से 9 को जो है बाहर कर दीजिए। तो ये बच गया आपका sec² थीटा, माइनस में बच गया क्या, tan² थीटा। तो ये हो गया 9 sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और इसका मान बोलिए कितना होता है, याद है सबको, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इसका होता है 1। तो 9 गुना 1 कर सकते हैं, अब 9 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, 9। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 3 गो होता है जिसका मान 1 होता है। एक तो होता है आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसका भी मान कितना होता है 1। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। एक होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर भी कितना 1। उसके बाद होता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर भी 1। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1।
यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है तो इसको ध्यान से समझिएगा। एक बार में नहीं आया समझ में तो 2 बार समझिएगा। उसके बाद फिर अपने से क्वेश्चन बैंक से प्रश्न को देख करके बिना आंसर देखे खुद से बनाना है, तभी जो है पूरा अच्छा से समझ पाएगा।